अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन में हमें लाहौर से ज्वाइन किया है मिस कमल हसीब ने, जो कि हेड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं एट पार्क वेलनेस क्लिनिक लाहौर में। आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में, इस सेटअप के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस कमल कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आपका भी कामरान कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है और मेरे लिए भी और बाकी जो आप सर्विसेज यहाँ पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, ये बहुत हाईली हाईली अप्रिशिएटेड। और इससे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होगी कि कहाँ जाना है, कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से जो वाकई तारीफ के काबिल है। और थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस। एंड मैं अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि जो बेहतर से बेहतर हम बीइंग अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं जो अपना रोल प्ले कर सकूं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और उनके बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, वो मैं ज़रूर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन आज शेयर करूंगी। थैंक यू। राइट, बहुत शुक्रिया जी। और हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमें ये बताइए कि ये पाक वेलनेस क्लिनिक क्या है और ख़ास तौर पे आपका जो डिपार्टमेंट है, ये क्या है? आप कब से काम कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि लाहौर में आप लोग किस जगह पे मौजूद हैं? जी, अच्छा, पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर सब ब्रांच है आयरिश मेडिकल सेंटर की। आयरिश मेडिकल सेंटर अबू धाबी में है जो बहुत सालों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसमें एडल्ट साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों पे काम हो रहा है और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही है। इसी तरह से पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर एक इदारा है जो बच्चों और बड़ों दोनों पे काम कर रहा है और इसके जो co-founders हैं डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर समरा, ये दोनों इनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं और इन्होंने ये सेटअप यहाँ पर बनाया है लाहौर में सुई सोसाइटी में नियर एडजेसेंट टू डीएचए फेज 5। सो यहाँ पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों के लिए, एडोलेसेंट के लिए और एडल्ट्स के लिए, जिसमें साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपी भी हो रही है। उसके अलावा हम मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज। सो इट्स अ न्यूली बिल्ट सेटअप। अभी हमें 5 to 6 months हुए हैं, but we are doing good माशाल्लाह and the responses are good। एंड उसके अलावा जो डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर समरा का भी यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सर्विसेज लोगों तक पहुँचे, उनके बच्चों तक पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकें कि क्वालिटी वर्क बच्चों के साथ और जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ हैं, चाहे वो स्पीच से रिलेटेड दूसरे तरह के इश्यूज हैं या बिहेवियर से रिलेटेड हैं या दूसरी और बहुत सारी डोमेन्स आ जाती हैं, तो उसमें स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। राइट। अगर हम ये पूछना चाहें कि स्पेसिफिकली जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, इंडिविजुअल हैं, उनसे रिलेटेड क्या सर्विसेज हैं या किन चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स को यहाँ पे डील किया जाता है? एंड कुछ एज ग्रुप भी आपने, क्योंकि दोनों साइड पे काम कर रहे हैं आप, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। जी, अच्छा, पार्क वेलनेस में हमारा डिपार्टमेंट है न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वो प्राइमरीली वर्क कर रहा है बच्चों के साथ और एडोलेसेंट के साथ। और उसमें हमारी एक्सपर्टीज भी यही है कि जब
इट्स अ क्लिनिकल सेटअप, और जब कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उसकी असेसमेंट की जाती है। और असेसमेंट के इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिसमें जो भी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो रही है वो एक्सपर्ट और ट्रेन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हो रही है। मोर ओवर, अगर किसी को ज्यादा इंटेंसिव असेसमेंट्स की तरफ जाना है, और जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि असेसमेंट के बाद ही रिक्वायरमेंट्स का हम आइडिया करते हैं कि कहाँ बच्चा स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या क्या नीड्स है। असेसमेंट बिल्कुल भी लेबलिंग के लिए नहीं है कि आपके बच्चे को लेबल करने के लिए असेसमेंट की जा रही है। ये इसलिए की जाती है और ये इसलिए जरूरी है कि हम फिर उसके बाद उनके नीड्स को, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेसेस को, सबको मॉनिटर कर सके, और हमें पता हो कि हम कहाँ कहाँ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने रेफरेंस दे सकें। तो इसके लिए प्रॉपरली एक पूरा सिस्टम है। और उसके बाद जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है, उसमें हम असेसमेंट के बाद उसको रेफरल देते हैं। फिर उसमें उसकी सर्विसेज, चाहे उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, उसको बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, या फिर पूरे एज अ होल उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है, तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर पे प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो काम कर रहा है, और तमाम तर डिसेबिलिटीज को हम लोग केटर कर रहे हैं यहाँ पर। राइट। तो असेसमेंट के लिए जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, या कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर कुछ और प्रोफेशनल भी इनलिस्टेड हैं उनको रेफर करते हैं, विद इन द सेम सेटअप ये सारा काम हो जाता है? जो असेसमेंट का प्रोसीजर है, ऑब्वियसली ये बहुत क्रूशियल प्रोसीजर है। एक तो होती है कि स्क्रीनिंग हो रही है या इनफॉर्मल असेसमेंट है, वो डिफरेंट है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स हैं उसके लिए ट्रेन साइकोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर समरा वो मंथली हमें विजिट करते हैं। अगर उन्हें इसके आगे क्लाइंट को फर्दर रेफरल्स चाहिए, तो हम उनके साथ भी लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, और लोग उनके साथ आगे जाके फिर असेसमेंट के प्रोसीजर्स उनके थ्रू भी फॉलो हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा, जैसे अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आया है, या स्क्रीनिंग में हमें ऐसा लगता है कि उसको हियरिंग के इश्यूज हैं, तो पहले ये असेस होने चाहिए, तो हम रेफरेंस भी देते हैं। इट्स नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब हमारी बहुत एक अहम ड्यूटी है कि राइट टाइम पे राइट रेफरल हो, ताकि जो बच्चा आपके पास आया है उसको सही, उसकी एज अप्रोप्रिएट, उसकी नीड अप्रोप्रिएट उसको सर्विसेज मिल सके। क्योंकि जब आप बच्चे को अपने पास बच्चा आपके पास आता है और उसको आप सही टाइम पे सही रेफरल ना दें, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। और बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, तो हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम पे भी चलते हैं। जितना जल्दी अर्ली असेस होगा, अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट होगी, उतने ज्यादा रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिले होता जाता है, बच्चे के रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे होते जिस तरह से एक जो अर्ली इंटरवेंशन का एक प्राइम टाइम होता है, उसमें जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब आता है, तो जो हम्म। रेफरेंस है वो कहता है कि बाकी सब इदारों को भी इस चीज पे आई एम श्योर वो इस तरह ही होता है कि जब आप के पास कोई क्लाइंट है और आपको लगता है कि उसको राइट रेफरल की जरूरत है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमली हमें करना चाहिए जैसे ही हम असेसमेंट के प्रोसीजर से गुजरते हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि जब आप के पास बच्चे या इंडिविजुअल होते हैं तो आप ज़्यादातर कैसे फोकस कर रहे होते हैं इस सेटअप में? वन ऑन वन सेशंस पे होते हैं, या ग्रुप सेशन, या उस तरह की एक्टिविटीज भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स? कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि हमारा क्लिनिकल सेटअप है और हम वन ऑन वन थेरेपी देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स इस तरह से डिजाइन, जो बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ जिनकी नीड है, उनको स्पीच थेरेपी भी चाहिए, उनको बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए, और उसके अलावा अगर दूसरी भी थेरेपिस्ट की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो वो मॉर्निंग टाइम में हमारे पास आते हैं।
और उनकी रोटेशन होती है, वो सारी सर्विसेज 1-on-1 लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पीच के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए आ रहा है, तो स्पीच थेरेपी के लिए भी 1-on-1 सेशंस अवेलेबल है, स्लॉट्स अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट लेके पेरेंट्स यहाँ पे सेशन ले रहे होते हैं। लेकिन जो एज अ होल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें बच्चे सारी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अवेलेबल है। इसके अलावा जो बच्चे, जो पेरेंट्स, हम यहाँ पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर में पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करते हैं, जिसमें पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि ऑब्वियसली बच्चा यहाँ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अब जो जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट है उसमें उसको काम करना बहुत जरूरी है। मैं पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपिस्ट समझती हूँ, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट समझती हूँ, और उनके लिए उनकी भी उनके बच्चे के नीड के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग्स होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सके, और पेरेंट को भी पता हो कि मुझे अपने बच्चे के साथ जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट इस तरह से काम करना है। ये हम पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर में इसी तरह से पेरेंट्स को, बच्चे को, सबको एज अ टीम लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो वो सारे बच्चे हैं या इंडिविजुअल हैं जो आपके पास आ रहे हैं, तो क्या पाक वेलनेस क्लिनिक में जो आपका न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन सर्विसेज भी देता है इन थेरेपीज के लिए? जी, अच्छा, अब इसमें भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। अब आपको पता है हर बच्चा राइट कैंडिडेट नहीं है ऑनलाइन थेरेपी का। इसमें एडल्ट्स या एडोलेसेंट जो थोड़े से ऑनलाइन एक्सपोजर होता है, जो बैड हैं, या जिनके पेरेंट्स साथ इन्वॉल्व होके बच्चे के साथ काम करवा सकते हैं, उनके लिए तो हम लोग ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है, जो यंग बच्चे हैं जिनको अभी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उनको इन पर्सन थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है और उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑब्वियसली असेसमेंट के बाद अगर उनके पेरेंट्स ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, जैसे कुछ किसी और शहर से हैं और वो अपने बच्चे के साथ काम खुद करने के लिए विलिंग है, तो फिर हम उनको भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो यहाँ पे जब आपके साथ और भी बहुत से प्रोफेशनल हैं और मैंने ये देखा है कि मेडिकल फील्ड की तरह ये सारी रिहैब फील्ड जो है इसमें अपनी एजुकेशन को, अपनी ट्रेनिंग को रेगुलरली अपडेट और अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हाउ मच यू पीपल फोकस ऑन दैट? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इतना ज्यादा, जिस तरह से अभी आपने बात की कि डॉक्टर्स को जरूरत होती है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की, उसी तरह से रोज नई रिसर्च आती है, एविडेंस प्रैक्टिसेस अवेलेबल है। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को इनहेंस करते रहें, क्योंकि ये एक फील्ड इस तरह की है जिसमें आप रोज कुछ नया लर्न कर रहे हैं। आप कहीं किसी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं हो सकते, तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे हम बहुत काम करते हैं। वहां से एज मैंने जैसे मेंशन किया कि आयरिश मेडिकल सेंटर, वहां पे भी जो वर्कशॉप्स, वेबिनार्स हम लोग करते हैं, और यहाँ पे भी सो एज अ होल हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी वर्कशॉप्स और जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, इन सब चीजों में खुद भी इनरोल्ड है, और आगे लोगों में भी फैसिलिटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आके हमारे साथ, चाहे वो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं या वो कोई प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, वो आके हमारे साथ इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स हमने इनिशिएट की। राइट। आप लोग बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, ओटी है और फिजियो भी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप नया मेंबर अपनी टीम में ऐड करते हैं, स्टाफ ऐड करते हैं, तो उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, डिग्रीज की, एक्सपीरियंस की, वटएवर, उसके अलावा कोई खास चीज़ भी आप ढूंढ रहे होते हैं कि कैसा बंदा आपकी टीम में चल सकता है? अच्छा, इसमें जब आप हायरिंग करते हैं, ऑब्वियसली हायरिंग तो इन्हीं
फैक्टर्स पे होती है कि आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस या वर्क एथिक्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट हमें एक पॉइंट लगता है जो हम असेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, कि किस हद तक जो हमारा एम्प्लॉय है वो किस हद तक वर्क एथिक्स को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि एथिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जो अब जैसे एबीए बहुत फेमस है पाकिस्तान में, ये टर्म एक बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो एक ट्रेडिशनल एबीए की अप्रोच थी और जो मॉडर्न एबीए, इनमें कुछ कोड ऑफ एथिक्स है जिसे फॉलो करना होता है। इसी तरह से आप जब स्पीच की बात कर रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की या किसी भी थेरेपी की जिसमें एक बच्चा इन्वॉल्व है, एक एक पूरा आपको सेटअप बनाना होता है और उसमें आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि जो आपके साथ आपका टीम मेंबर है वो इतना एम्पैथेटिक है बच्चे के लिए, वो जो अपना सेशन है उसको ध्यान से पूरा कर रहा है, वो एथिकल अप्रोच को फॉलो कर रहा है। इसके लिए भी हम इस प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद उस प्रोबेशन पीरियड में ही असेसमेंट होती है कि किस हद तक जो हमारा टीम मेंबर है वो साथ गेट अलोंग कर रहा है और हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो पेरेंट अपने बच्चे को, जाहिर है बच्चे को तो आपके पास, वो पेरेंट्स आपके पास लेके आ रहे हैं, वो ट्रस्ट करके लेके आ रहे हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स के पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो असेस कर सकें कि उनके बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन गोल्स पे काम हो रहा है। और उसके अलावा जो थेरेपिस्ट है उसकी प्रोफाइल भी पेरेंट्स को पता हो कि क्या, कौन थेरेपिस्ट है, कैसे काम कर रहे हैं, इनकी एथिकल अप्रोच क्या है, वो उन पेरेंट के क्या क्या राइट हैं कि वो किन चीजों पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हमारे भी कुछ सर्टेन राइट्स हैं, हम थेरेपिस्ट के साथ एज अ टीम भी काम कर सकते हैं। या ऑब्वियसली एक जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट में जो बच्चा हर वक्त अपने केयर गिवर के साथ है, तो वो केयर गिवर कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल के लिए कि उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि जो आपका टीम मेंबर है, जो आपका थेरेपिस्ट है, वो उसका जो एथिकल अप्रोच है या कोड ऑफ एथिक्स वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि फ्रंट डेस्क से लेके जब बच्चा आपके पास अपॉइंटमेंट के लिए आता है, उससे लेके यहाँ आपके इंस्टीट्यूट से बाहर जाने तक, यानी वो अपने घर जाने तक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्वालिटी सर्विस दें। हम्म। अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू में आपका तारुफ हमने बहुत ही मुख्तसर सा कराया था, तो हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स को बता सकें, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना डिटेल में दे सकें आपकी अपनी एजुकेशन एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का, तो वो भी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, मैं बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डिटेल। मैंने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी में मास्टर्स किया था और उसके बाद 2013 से ही आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड। और मैंने मल्टीपल डिसेबिलिटीज के साथ काम किया है, एएसडी, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, और उसके अलावा जो भी न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है। इसके साथ साथ मैंने आरबीटी का सर्टिफिकेट और आईबीटी का सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन और रजिस्टर्ड बिहेवियर थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है। और मैं एबी और स्पीच थेरेपी दोनों पे कोलैबोरेटिवली काम करती हूँ। इसके अलावा मैंने आगा खान से इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम को को अटेंड किया था और हम लोग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम और इसके अलावा जो सारे बच्चे हैं जिनको हम एक स्पेशल एजुकेशन में इनरोल करते हैं, उनके लिए भी मैं अपनी एज अ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फैसिलिटेटर भी काम कर रही हूँ। और इस पूरे थ्रू आउट 2013 से लेके 2023 तक
मैंने ऑल काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स के साथ काम किया है, और बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। आई गॉट शिफ्टेड इन 2014, और उसके बाद से आई एम हियर इन लाहौर एंड आई एम वर्किंग इन लाहौर। राइट, चलिए थैंक यू वेरी मच जी। और ये ज़रूर हेल्पफुल होगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़्यादा लोगों को फिर ज़्यादा तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ हम जी जिनके पास बिल्कुल। जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड है क्या, क्या एजुकेशन एक्सपर्टीज है क्या। तो थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ हम वापस सेंटर की तरफ चलते हैं। तो हमने जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंट थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर ओटी में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की। तो हाउ वेल इक्विप्ड इज योर सेंटर रिगार्डिंग दोज थिंग्स? यस, इसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है वो सेंसरी रूम हम लोग हमारे फ्लोर्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और सर्विसेज ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए रेफरल के बाद, हमारे असेसमेंट के रेफरल के बाद जो बच्चों को रिक्वायर्ड होती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो को फाउंडर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो रेपिटेटिवली हम लोग अपने सेंटर में चेंजेस ला रहे हैं, जो जो एज पर द नीड है। ये सब चीजें ऑन गोइंग है, बिकॉज वी आर अ न्यूली बिल्ड सेटअप, तो काफी सारी चीजें ऑन गोइंग है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते रहते होंगे, हमसे भी कहते हैं कि ये पूछना है आपने, कि वो कितना एक्सपेंसिव है, या कॉस्ट वाइज कैसे सेशन आप चार्ज करते हैं, या इसके बारे में कुछ आइडिया बता सकें ताकि लोगों को कुछ आइडिया हो कि हाँ हम जी। यहाँ जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या होगी। अच्छा, अरे ऐसे है कामरान की डिफरेंट हमारे पैकेजेस हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट सेशन है तो हमारी जो प्राइवेट सेशन की फी है वो 4000 है। लेकिन डिफरेंट, ऑब्वियसली अगर कोई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही है और वो मंथली चाहते हैं कि हम उन्हें पैकेज बना दें, सो वी गिव गुड डिस्काउंट। ऐसा नहीं है कि वी डोंट गिव डिस्काउंट, बिकॉज फ्राइडे को हमने एक फ्री मेडिकल कैंप भी रखा हुआ है जिसकी बहुत नॉमिनल सी फी है, विच इज 350 रुपीज। तो इसमें हम फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज भी दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर जो हमारे वीकली प्रोग्राम्स हैं अगर उसमें भी इनरोल होते हैं तो हम पेरेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स को फैसिलिटेट नहीं करते, बट यहाँ पे मैं ये चीज जरूर करना चाहूंगी कि वेन एवर यू, मतलब पेरेंट्स अपने एंड पे जब भी कहीं फील करें कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और हमें कंसल्टेशन की जरूरत है, सो एटलीस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आप कंसल्टेशन तो लें। बहुत सी चीजें जो हो सकता है आपको क्लियर नहीं है, वो आपको आप एक प्रोफेशनल क्लियर कर सके। सो एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो फर्स्ट स्टेप है बच्चे को लेके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप, आई एम श्योर कि बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके भी। पार्क वेलनेस का जो ये न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी हर तरह के पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जो भी हमारा रोल हो सकता है वो हम प्ले करते हैं। हम्म। अच्छा, एक और डिमांड जो पेरेंट्स की होती है कि सेशंस को ऑब्जर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा तरफ से डिमांड आती है। तो जब आपके पास ऐसी डिमांड आती है तो फिर आप उसको कैसे कैटर करते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अगर पेरेंट आप डिमांड कर रहे थे मुझे सेशन ऑब्जर्व करना है, तो व्हाई नॉट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं, जो प्री रेक्विजिट्स हैं। क्या के साथ बच्चा उस तरह कंप्लाइंस देगा जिस तरह से वो शायद पेरेंट के बगैर दे। प्लस उसके अलावा जो एक पेयरिंग का जो एक पीरियड है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इतना आपको काउंसल करना चाहिए कि बच्चा आपके साथ पेयर हो जाए, थेरेपिस्ट के साथ पेयर्ड हो जाए, फिर पेरेंट्स आपके साथ उस सेशन को ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम इसको इस तरह से स्केड्यूल करते हैं कि लास्ट के 15 मिनट्स या इनिशियली 15 मिनट्स पेरेंट्स आके ऑब्जर्व करें सेशन। तो क्या सकता, अगर 10 मिनट्स रखना है या 15 मिनट्स रखना है, और जैसे जैसे बच्चा सेटल डाउन होता जाता है इस एनवायरनमेंट के साथ, अपनी मदर के साथ, यूजुअली मदर्स ही ले रही होती हैं सेशंस,
तो मदर के साथ, तो हम उस टाइम फ्रेम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है सेशन की, वो मदर भी देखें, वो करें। और ऑब्वियसली अब जो पेरेंट नहीं साथ अटेंड करते, क्योंकि कुछ बच्चों की हाइपर एक्टिविटी होती है, आपको पता है कि कुछ बच्चे नहीं सिटिंग टॉलरेंस दिखा रहे होते, तो फिर उसमें जो आफ्टरवर्ड्स जो सेशन की ब्रीफिंग है, उसकी समरी है, वो एंड तक जाती है, और वो पूरा जो एक सेशन की डेमोन्स्ट्रेशन या कहीं भी उनको कोई क्वेरी आए, तो वो हम उनको क्लियर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोशिश हमारी भी यही होती है कि साथ साथ चलें, ताकि वो उन चीजों को घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो पेरेंट्स अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स पे भी पूछ रहे होते हैं कि वो हम उनके लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसे पेरेंट्स जो हैं या केयर गिवर्स जो हैं एक अच्छा सेटअप जो है वो तलाश कर सकते हैं, या किन पॉइंट्स पे उनको फोकस करना चाहिए जब वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कोई सेटअप ढूंढ रहे हों या प्रोफेशनल ढूंढ रहे हों, किन चीज़ों को देखना चाहिए उन्हें? अच्छा, इसमें हमारी पहले भी जैसे थोड़ी सी बात हुई है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट है, कि थेरेपिस्ट कितना क्रेडिबल है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ जगहों पे कुछ पेरेंट्स इम्पल्सिव हो जाते हैं, 3-4 सेशंस के बाद उन्हें लगता है कि थेरेपिस्ट इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। विच आई थिंक, जो मेरी फर्स्ट, जब हम हिस्ट्री टेकिंग सेशन करते हैं और उसके बाद जब पेरेंट्स की काउंसलिंग की तरफ जाते हैं, तो मैं यही चीज उनको समझाती हूँ कि 2-3 सेशंस में यू कैन नॉट डिग आउट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन बच्चे के साथ पेयरिंग का जब फेज गुजर जाता है, और उसके बाद जब थेरेपिस्ट और बच्चा एक शेयर्ड, एक जॉइंट अटेंशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें रिजल्ट्स हमें ज्यादा पता चलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो थेरेपिस्ट की क्रेडिबिलिटी है। फिर उसके बाद सेंटर की अपनी एथिकल अप्रोच, कि वो कितनी एथिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि अगेन, अब जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स चाहते हैं 7 सेशंस अटेंड करना, तो कुछ जगहों पे फॉरन मतलब आप पेरेंट्स को नॉक डाउन कर दें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक मेथोडोलॉजी है जिसके साथ आपने पेरेंट्स के साथ लेके चलना है, तो ये अलग अलग तो नहीं हो सकती। सो आप काउंसलिंग साथ साथ रखें, आप उसकी स्केजुअलिंग कर सकते हैं फिक्स्ड रेशियो के साथ, इंटरवल के साथ, कि इतना इतना स्लॉट हम आपको दे सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से ट्रांजिशन आ। प्लस उसके अलावा जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, हर बंदे की जो एक आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है, उन सब का एंथुसियाज्म, एम्पैथी सेम लेवल की होनी चाहिए, उन सब के प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। जो चीजें हमें इस फील्ड में काम करते हुए हमें सबसे ज्यादा आगे अपने रखनी चाहिए, वो ये है, एक तो सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे की सेफ्टी। दूसरा टीम वर्क। तो इन सब चीजों में आई गेस जो एक क्रेडिबिलिटी है और जो एथिकल अप्रोच है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है पेरेंट्स हम्म। को जब सेटअप को चूज कर रहे हैं। राइट। और एक लास्ट में, या ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, लास्ट में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप कर देते हैं, कि आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड को बेहतर करने के लिए हमें अपनी किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है? एथिक्स का आपने पहले भी बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और आप एडवाइस देना चाहेंगी हम सारे प्रोफेशनल्स जो हैं डिफरेंट रिहैब फील्ड के जितने भी लोग? अच्छा, मुझे इस पूरे अपने करियर में तकरीबन 9-10 साल हो गए, और आई डू फील दैट कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कोई सिखाने को तैयार नहीं। ठीक है, सो आई रियली फील दैट पार्ट के जो फ्रेशीज हैं, अब वो मिस हैंडलिंग हो रही है, मिसकंडक्ट हो रहा है, थेरेपी सही से नहीं जा रही। अब एक जब आप लो सैलरीज पे लोगों को हायर करते हैं, तो फिर उस वक्त जाहिर है जो एक प्रोफेशनल है जिसका एक्सपीरियंस है, वो उन चीजों पे नहीं आता। तो फिर हम्म। जब आप किसी अनप्रोफेशनल को हायर करते हैं, तो वहां पे मिसहैंडलिंग भी होती है, मिसकंडक्ट भी होता है, फिर बैड रिव्यूज भी जनरेट होते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि
क्वांटिटी से ज्यादा हम क्वालिटी वर्क पे बिलीव रखें। और हम्म। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे सारे प्रोफेशनल्स अपनी रेफरेंस के साथ या कहीं भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम्म। फैसिलिटेट करें, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी आगे लेके आए, उनको भी ट्रेनिंग दें, उनको भी समझाएं कि असेसमेंट का प्रोसीजर कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स आते हैं कि हमें अपने बच्चे को लेबल नहीं करवाना। असेसमेंट इज हम्म। नॉट फॉर लेबलिंग, इट्स अ प्रोसीजर जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखें तो ये कॉन्फिडेंशियल ही है, लेकिन ये हम्म। क्यों जरूरी है ये क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये असेसमेंट लेबलिंग के लिए नहीं है, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के लिए है कि हम्म। आपके बच्चे की नीड्स को हम फैसिलिटेट कर सकें। फिर उसमें हमें जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ के आ रहे हैं उनको राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, ताकि जैसे बेस्ट में होता है कि होती है, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आने वाले 5 6 7 सालों में वो फुली ट्रेन्ड हो जाते हैं। तो वो राइट। फुल ट्रेनिंग हमें भी देनी चाहिए। हमें भी इतना अपनी फील्ड के साथ जस्टिस करना चाहिए कि आगे लोगों को लेके आए, ताकि ये चीज नॉर्मलाइज हो और ट्रस्ट बिल्ड हो सके इस फील्ड के लिए। क्योंकि यूजुअली होता ही है, एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके फेस पे एडमिशन हो रहे होते हैं, हम्म। बैक पे क्या हो रहा है वो थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ट्रेनिंग्स हम फ्रेशीज को भी दें, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जब करियर काउंसलिंग हो तो उन जो स्टूडेंट काउंसलर्स हैं उनको भी ये पता हो, वो काउंसलिंग दे सकें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी क्रिटिकल, कितनी जिम्मेदारी वाली फील्ड है, और अगर आप इस फील्ड को चूज करते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। दैट्स राइट। ऑल आई वांट। नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल पिन पॉइंट उन चीज़ों पे आपने किया। तो थैंक यू वेरी मच जी। और इसी के साथ हम एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू हैं। और मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली है और आपके सेंटर के बारे में, आपके बारे में, आपके काम के बारे में, तो ये ज़रूर लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much. Thank you so much from my side, from Park Wellness Medical Center as well. आपकी सर्विसेज वाकई में बहुत जरूरी है। जो इनिशिएटिव आपने लिया है ये बहुत जरूरी है। इससे बहुत से पेरेंट्स को बहुत कुछ क्लियर होगा। एंड थैंक यू फ्रॉम माय बिहाफ एज वेल। राइट। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।